गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम संविधान की प्रस्तावना तथा उसकी विवेचना के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम संविधान की प्रस्तावना, भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित कराना तथा भारत के लोगों में न्याय, स्वतंत्रता तथा समता प्राप्त कराने के लिए तथा आपस में बंधुत्व बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। हम सब इसके प्रत्येक अंश को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अब ये तो होगी संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी और इसको अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आपको पक्का ही ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना। भारत को गणराज्य के रूप में स्थापित करना। अब इसमें कहा गया है कि जो गणराज्य है, गणराज्य जो शब्द है उसका तात्पर्य, उसका तात्पर्य एक ऐसा राज्य जिसका जो सर्वोच्च अधिकारी है वो वंशानुक्रम राजा ना हो। कि जैसे कि कोई राजा है, पहले वो शासन व्यवस्था को संभाल रहा है, फिर उसके बाद उसका पुत्र शासन व्यवस्था को संभाल रहा है, फिर आगे पुत्र का पुत्र, इस प्रकार का जो व्यवस्था है वो नहीं हो, बल्कि इसके विपरीत राजशाही, जैसे कि जो जापान है या इंग्लैंड है, उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी है वो या तो सम्राट है या फिर रानी होता है। अब कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो ये गणराज्य है उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। जो गणराज्य की जो पहली विशेषता है वो तो है प्रभुत्व संपन्न, सेकंड नंबर पे है समाजवादी, थर्ड नंबर पे है पंथ निरपेक्ष और फोर्थ नंबर पर है लोकतंत्रात्मक, जैसा कि हमने संविधान की प्रस्तावना में अभी पढ़ा था। तो सबसे पहले जो पहली है वो है प्रभुत्व संपन्न, सेकंड नंबर पे है समाजवादी, नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष और जो लास्ट है वो है लोकतंत्रात्मक। तो इसकी पहली विशेषता के बारे में बात करते हैं, प्रभुत्व संपन्न।
अब जो प्रभुत्व संपन्न है उसमें ये कहा गया है कि जो भारतीय गणराज्य है वो अपने से संबंधित जो भी फैसले हैं या अपने संबंधित जो भी मामले हैं उस पर फैसला करने तथा कहते कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकारी है। कि जो भारत के जो बाह्य शक्ति हैं जैसे जापान है या फिर इंग्लैंड है वो भारत के लिए ना तो कोई कानून बना सकती है ना ही कोई दिशा निर्देश दे सकती है। अब जो भारतीय गणराज्य है वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी अन्य देश से संधि करने तथा जो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसमें शामिल होने के लिए स्वतंत्र है। तो कहते हैं कि जो अंतिम निर्णय है या जो फैसला जो भी कानून बनाने संबंधी जो भी कार्य है उसे जो भारतीय गणराज्य है वो उसे त्याग नहीं कर सकता। कि जैसे कि प्रभुत्व संपन्न में ये कहा गया है कि जो अपनी इच्छा के अनुसार वो संधि कर सकता है, अगर उसकी इच्छा होगी किसी देश के साथ संधि करने की तो वो करेगा, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं करेगा। परंतु जो अंतिम निर्णय लेना है या फिर जो कानून बनाना है वो कानून बनाने का जो कार्य है वो उसे त्याग नहीं कर सकता। अब ये तो हो गया प्रभुत्व संपन्न के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं समाजवादी के बारे में। अब जो समाजवादी है उसमें ये कहा गया है कि जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा जैसे जल, वन, जंगल, खनिज पदार्थ, जैसे जल, जंगल, खनिज पदार्थ, कहते हैं कि जो ये प्राकृतिक जो संपदा है उस पर जो भारतीय लोग हैं उसकी ये सांझी संपदा है, मतलब सभी के लिए ये संपदा है। और इसके साथ साथ सांस्कृतिक संपदा जैसे सांस्कृतिक संपदा जैसे सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, और जो आर्थिक संपदा है, आर्थिक संपदा जैसे कि पूंजी। अब कहते हैं जो ये तीनों संपदा है वो प्रत्येक व्यक्ति की साझी संपदा है, क्योंकि जो ये संपदा है ये प्रत्येक व्यक्ति के एक सामूहिक प्रयास के कारण ही उत्पन्न होती है। अब कहते हैं कि जो ये संपदा है जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, इसका जो उपयोग है वो किसी एक व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के लिए ना किया जाए बल्कि पूरे समाज के हित के लिए ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अब कहते हैं कि इन पर जो पहुंच है, जो ये प्राकृतिक संपदा है या फिर सांस्कृतिक संपदा है या फिर जो आर्थिक संपदा है, उस पर जो पहुंच है सभी व्यक्तियों की समान पहुंच होनी चाहिए। उसमें जो किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कि जो ये समाजवाद है उसका ये आदर्श है कि जो ये संपदा है उसका साझा उपयोग हो और तथा समाज के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसका समान वितरण हो। जो संपदा है उसका साझा उपयोग, संपदा का साझा उपयोग तथा समाज उत्पादन का समान वितरण, ये जो है ये समाजवाद का एक आदर्श है कि इस तरह से होना चाहिए। तो ये तो हो गया समाजवादी। जो नेक्स्ट था वो था पंथ निरपेक्ष। अब इसमें कहा गया है कि जो भारतीय राज्य है वो किसी धर्म या पंथ के आधार पर नहीं चलेगा। कोई भी जो राज्य है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई भी जो उसका धर्म वो धर्म नहीं होगा। और जो भी ये जो गणराज्य है वो सभी जो भी भारतीय हैं उनके सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर ही चलेगा। तो ये तो हो गया पंथ निरपेक्ष। जो नेक्स्ट है वो है लोकतंत्रात्मक। अब इसमें कहते
कहते हैं कि जो लोकतंत्रात्मक है वो एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो भारत के नागरिक हैं वो सहभागिता को सुनिश्चित करने और जो उनके द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि हैं जो कि भारतीय नागरिकों के प्रति जवाबदेही होंगे, वो कहते हैं कि वो कानून बनाते हैं या नीति का निर्माण करते हैं। तो अब जो प्रत्येक भारतीय है उसका कर्तव्य ये है कि वो जो ये कार्य हैं, नीति बनाने का कार्य है या कानून बनाने का कार्य है, उसमें सक्रिय रूप से भाग लें और इसी के लिए जो प्रत्येक नागरिक है उसे संविधान के द्वारा जो राजनीतिक अधिकार है वो दिए गए हैं। तो ये तो हो गया भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोगों में न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कराने तथा आपस में बंधुत्व बढ़ाने के बारे में। भारत के लोगों में न्याय, स्वतंत्रता तथा समता प्राप्त कराने के लिए तथा आपस में बंधुत्व बढ़ाने के लिए, आपस में बंधुत्व बढ़ाने के लिए अब इसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे न्याय के बारे में। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अब इसमें कहा गया है कि जो न्याय है उसका तात्पर्य किसी भी व्यक्ति का जो हक है या जो अधिकार है उससे उसे वंचित करना। अब कहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी जो शासन व्यवस्था है, अगर वो किसी व्यक्ति को अधिकार से वंचित करती है तो जो भारतीय गणराज्य है उसका दायित्व ये बनता है कि वो जिस व्यक्ति से जो अधिकार छीने गए हैं वो उसको अधिकार उपलब्ध कराए और साथ ही साथ ऐसी जो परिस्थितियां उत्पन्न करे कि इस प्रकार की जो समस्या है वो ना आए कि अगर कोई भी शासन व्यवस्था है वो व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है तो उसे दंड दिया जाए। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो न्याय की बात कर रहे हैं वो न्यायालय द्वारा दिया गया न्याय नहीं है, बल्कि कहते हैं कि जो न्याय है वो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक से संबंधित है कि जिस व्यक्ति से जो भी अधिकार लिए गए हैं वो भारतीय गणराज्य का दायित्व ये है कि उनको वो अधिकार उपलब्ध कराए और कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों से वंचित ना हो। अगर वंचित होता है तो भारतीय गणराज्य का ही दायित्व बनता है कि वो उसे वो अधिकार दे। तो अब कहते हैं कि जो न्याय है वो एक दार्शनिक विचारधारा है कि इसमें कहा गया है कि जो न्याय है, न्याय के आधार पर किस प्रकार के अधिकार हो, किस तरह से उसको निर्धारित किया जाए और इनसे संबंधित जो बातें हैं उस पर कई विचार कहते हैं उभर कर सामने आते हैं। और इसलिए बोला जाता है कि जो भारतीय गणराज्य है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी न्याय से संबंधित जो भी अवधारणा है उस पर पुनः विचार किया जाए और उससे संबंधित ही जो नीति या कानून बनाए जाए। तो ये तो होगी न्याय के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना की। अब इसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ ये है कि स्वयं निर्णय लेना या फिर अपने ढंग से अपने जीवन को यापन करना, या कहते हैं कि किसी के कहने पर या किसी के दबाव पर आकर अपना जो जीवन है उसे किस तरीके से यापन करना है या किस तरीके से व्यतीत करना है इसके लिए बाध्य ना होना। अब कहते हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार या अपने खुद की इच्छा के अनुसार विचार बनाने
उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संतुलित करने और जो जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसके भाव हैं, उसको दूसरों के सामने खुलकर बताने की स्वतंत्रता है। और इसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत किसी की बात को मानना चाहे ना मानना, किसी भी धर्म है उसका अनुपालन करना या ना करना, या फिर जो उपासना है वो करना या ना करना, वो उसकी खुद की इच्छा है, खुद का निर्णय है। इस तरह की जो स्वतंत्रता है वो उन्हें दी गई है। अब कहते हैं कि जो विचार हैं, जो भी मनुष्य के जो भी विचार उसे आते हैं, जो भी विचार उसके मन में होते हैं या दिमाग में जो भी विचार हैं, उसके बारे में वो सोचे और उस विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करनी है, किस प्रकार वो उसे लोगों तक पहुंचाना है, इसकी कोई भी जो पाबंदी है वो उस पर नहीं है। वो अपने तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकता है। परंतु एक चीज़ इसमें है कि तब तक कहते हैं कि तब तक ये जो उसको स्वतंत्रता दी गई है तब तक ही ठीक है, जब तक कि दूसरा कोई भी जो अन्य लोग है उसकी जो स्वतंत्रता उसका हनन ना हो। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय ले सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकता है, कि उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है कि उसके किसी और के कहने के अनुसार ही अपना जो जीवन है वो यापन करना है या फिर व्यतीत करना है। अब कहते हैं कि जैसे न्याय के बारे में अपने बात करी थी, वो भी एक दार्शनिक विचारधारा है, वैसे ही जो स्वतंत्रता है वो भी एक दार्शनिक विचारधारा है। इसमें कहा गया है जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ ये है कोई भी जो व्यक्ति है उसे समाज से, परिवार से या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके घर में या फिर जो पत्नी है उसके दबाव में आकर कोई भी कार्य ना करे, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करे। तो इसका तो कहा जाता है कि जो इससे अपने ये बात करते हैं कि जो अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है तो उसका जो व्यक्तित्व है उसका पूर्ण विकास होता है। अगर उसको स्वतंत्रता ना मिले तो जो उसका व्यक्तित्व का जो विकास हो रहा था वो बाधित हो जाता है, मतलब अवरुद्ध हो जाता है कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। कि जैसे कि अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो भी अधिकार जो व्यक्ति को दिए गए हैं उससे प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है, और जब तक व्यक्तित्व विकास होता रहेगा तो समाज चलता रहेगा। अगर उसका व्यक्तित्व विकास रुक जाता है तो समाज की जो प्रगति है या विकास है वो रुक जाता है। तो ये तो होगी स्वतंत्रता के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं समानता की। समता, अब इसमें है प्रतिष्ठा और अवसर। अब इसमें कहते हैं कि जो समता है वो दो प्रकार की है, एक तो है प्रतिष्ठा की समता, समानता या समता, और दूसरी है अवसर की समता या समानता। एक तो होगी प्रतिष्ठा की समानता या समता कह सकते हैं इसे, और दूसरी होगी अवसर की समानता या समता। तो पहले हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की समता के बारे में। अब इसमें कहते हैं कि जो हमारा ये भारत देश है उसमें अगर अपने प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं या प्राचीन भारत को देखते हैं तो उसमें हमारे जो समाज है उसमें पितृसत्ता हो गया, जातिवाद या सीमांतवाद है, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के जो विभेद हैं या असमानता है वो देखने को मिलती थी। तो इसमें कहते जो पद था व्यक्ति का या प्रतिष्ठा थी उसमें भी असमानता देखी जाती थी। कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करते हैं कि जो भी राज परिवार हैं या राज परिवार से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं उनको विशेष अधिकार दिए जाते थे, और जो कहते हैं जो अंग्रेजी शासन के जो वफादार जो लोग थे उन्हें भी संविधान के द्वारा एक विशेष अधिकार दिया जाता था। तो कहते हैं कि बहुत सी जगह है जहाँ पर असमानता की जो स्थिति है वो देखने को मिलती थी। इसीलिए जो संविधान है उसमें समानता की बात कही गई कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, चाहे वो अमीर है या गरीब है, भिखारी है या राजा है, दलित है या सवर्ण है, उसे किसी भी प्रकार का सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया प्रतिष्ठा की समानता, मतलब चाहे उसका कोई भी पद हो सभी के साथ समान व्यवहार ही किया जाना चाहिए। अब जो है अवसर की समानता, इसमें कि जैसे कि कहते हैं कि सभी वर्ग हैं उनको जो भी वर्ग हैं उन्हें
समानता के अवसर मिलने चाहिए, किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए, चाहे राजकीय पद हो या कहीं किसी भी क्षेत्र में जो है जो भी उनका अवसर दिए जा रहे हैं वो समानता पर आधारित होना चाहिए, किसी भी प्रकार की जो असमानता है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये तो होगी समता। आगे हम बात करते हैं बंधुत्व के बारे में। अब इसमें कहते हैं कि जो ये स्वतंत्रता और समानता का जो अधिकार लोगों को दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति की समानता या स्वतंत्रता का हनन ना करे, मतलब उसका विरोध ना करे। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये अधिकार इसीलिए दिए गए हैं कि जो लोग हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रहें, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, किसी भी प्रकार की जो असमानता है या भेदभाव ना करें। अब कहते हैं कि जो हमारा ये राष्ट्र है इसी से जैसे सभी लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, सद्भावना के साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो कहते हैं कि इस तरह से जो समाज है या राष्ट्र है वो एक आदर्श राष्ट्र के रूप में विकसित होगा। तो कहते हैं कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना नहीं चाहते कि जिसमें जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ से संबंधित कार्य करें, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं या एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं जिसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है वो भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे का सहयोग करें। इस प्रकार का जो राष्ट्र है वो हम निर्मित करना चाहते हैं। अब कहते हैं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना हमने पढ़ी है उसमें कुछ मूल्य अंकित किए गए हैं, संवैधानिक जो मूल्य है वो अंकित किए गए हैं। कहते हैं जो बच्चों को जो भी शिक्षा दी जा रही है, जो शिक्षा का जो अधिकार है, बच्चों के लिए जो भी शिक्षा का अधिकार बना हुआ है उसके वो जो शिक्षा है वो संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। अब संवैधानिक मूल्य कौन कौन से हैं? संवैधानिक मूल्य, जो पहला मूल्य है वो है लोकतंत्र, जो सेकंड नंबर पे है वो है संसाधनों का लोकहित में उपयोग, संसाधनों का लोकहित में उपयोग, सभी धर्मों पर समानता का भाव, मतलब सभी धर्मों को समान समझा जाए। अब जो फोर्थ है वो है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, किसी भी धर्म है या जाति है उसके आधार पर विभेद का अंत, जाति धर्म के आधार पर विभेद का अंत। ठीक है, ये है संवैधानिक मूल्य। अब कहते हैं कि जो ये संवैधानिक मूल्य है इसी के आधार पर ही जो व्यक्ति है उसका जो जीवन है वो इस संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन को जो संवैधानिक मूल्य है उस पर आधारित करना चाहिए। और जो बच्चों की जो स्टडी है वो भी संवैधानिक मूल्यों पर ही होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए, सभी के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये तो होगी भारतीय प्रस्तावना और उसकी विवेचना के बारे में चर्चा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।